हेलो स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है। अगर जो हम आज सेट का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं उसका, तो जल्दी से जाके आप वो भी चेक करना। पर आप ये जरूर याद रखना कि अगर आपने आज का ये वीडियो अगर मिस करा और सेट से पहले ये वीडियो देखकर नहीं गए, तो फिर बाद में मत कहना कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बैठे थे। सो वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम जिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्वेश्चन पेपर ऑफ एमपी सेट। लाइफ साइंस के लिए स्पेशली है ये। तो लाइफ साइंस के जितने कैंडिडेट्स हैं, मतलब मुझे पता है कि इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। इसके आसपास भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसे आज जाके चेक करना, और जब आपका सेट का पेपर होगा ना, उसके बाद आप जरूर आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि कितने क्वेश्चंस उससे आए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ अवर टाइम, मैं जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप जल्दी से चेक करो। आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल है। So this is about the part 3 of previous year question paper discussion for MP सेट। ठीक है, तो हम आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या कोर्सेज करवाते हैं। हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ अगर 2-3 महीने की प्रिपरेशन में बच्चा एग्जाम निकाल ले, तो इससे अच्छा क्या ही होगा, राइट। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीटेट, नेट, सेट, आईआईटी, जेम, मतलब आप स्कूल से लेके पीएचडी तक के कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे। ठीक है, इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपकी बहुत सारी हेल्प कर पाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। प्लस हमारा एक फ्री उपलब्धि का एक फ्री मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन पेपर है जो हमने अपने ऐप पे अपलोड करा है। अगर आप उसकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए ओके, हम आगे बात करते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स है बहुत सारे, ये तो जगह कम पड़ रही है हमारे पास। अभी और भी रिजल्ट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। सिर्फ थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन में बच्चों ने एग्जाम्स निकाल लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, गेट, नेट, सेट, इवन करंटली हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो आईआईटी मंडी जा चुके हैं। ठीक है, अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप जल्दी से हमें ज्वाइन करो, टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो ओके, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ अवर टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द ऑथर ऑफ द बुक जूनोमिया। ठीक है, ऑथर ऑफ द बुक जूनोमिया इज। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका जो बहुत बेसिक सा आंसर है वो है आपका ई डार्विन। ठीक है, तो जूनोमिया जो बुक थी वो आपकी किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी ई डार्विन ने। ठीक है, तो ये जो बुक थी आपकी जूनोमिया, ये बताती थी आपको, सॉरी, इरास्मस डार्विन, यस, ई डार्विन। ठीक है, ये था अबाउट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, प्रपोजिंग अर्ली इवोल्यूशनरी आइडिया। ठीक है, ये किसके बारे में था आपका? तो था अबाउट द एनाटॉमी, अबाउट द फिजियोलॉजी, ठीक है, अबाउट द इवोल्यूशनरी। और ये सब किससे रिलेशन दिखा रहा था आपका? कि अर्ली इवोल्यूशनरी आइडिया। ठीक है, इवोल्यूशनरी आइडिया। ओके ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है, एज अ कैंसर सेल प्रोग्रेशन सेवरल जीनोम रीअरेंज इंक्लूडिंग। ठीक है, 1 सेकेंड, यस, several कहा था several genome rearrange including translocation, deletion, duplication, etc. occur. If these rearrangement of chromosome and DNA content are to be measured, which are the combination of techniques will be most suitable? ठीक है, मतलब अगर आपको ये सब पता करना है कि डीएनए में रीअरेंजमेंट हुआ है, डिलीशन हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है, तो आप कौन सा टेक्निक प्रेफरेबली यूज करोगे? ठीक है, तो जो आरएपीडी होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है रैपिड एम्पलीफिकेशन, रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ओके, है ना। एंड दिस फ्लो साइटोमेट्री और फिश का फुल फॉर्म होता है आपका फ्लोरोसेंस, FLORESCENC, फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ओके ओके, एंड गिश, गिश जो अपन ने बात करी, ठीक है,
जो गिश है उसका फुल फॉर्म होता है आपका, तो जो गिश होता है, तो गिश का फुल फॉर्म होता है आपका, वेरी सिंपल, इट इज जीनोमिक, जी स्टैंड फॉर जीनोमिक, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन का पता लगाना है, ठीक है, आपको क्या पता लगाना है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, तो आप क्या करोगे, आप फिश या गिश करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन पूछा है तो आंसर नीचे है। फ्लो साइटोमेट्री क्या काम करता है, तो स्पेसिफिक सेल टाइप को पहचानता है। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देती है उसमें से पहचानना है तो ये करोगे। और अगर आपको स्पीशीज के बीच में वेरिएशन स्टडी करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आरएपीडी करोगे। ठीक है ना। तो ये कुछ मार्कर्स भी होते हैं आरएपीडी से, डोमिनेंट मार्कर, रेसेसिव मार्कर। आई होप आपको ये सब थोड़े बहुत तो याद होंगे, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी एंड डी इज राइट कॉम्बिनेशन, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी 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 जल्दी। Three double-stranded DNA molecule have same number of nucleotide but different in their form. Okay? तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है बट फॉर्म डिफरेंट है। आपको पता है बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, बी डीएनए और ए डीएनए इज बोथ आर राइट हैंडेड हेलिक्स, जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, अब उसे बोला है अरेंज दीज थ्री डिफरेंट फॉर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ के बारे में आपसे पूछा है कि अगर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो लेंथ किसका ज्यादा होगा। ठीक है, आपको वो चीज इसके अंदर पूछी गई है। तो अगर मैं उसकी बहुत सिंपल तरीके से बात करूं तो आपको पता होगा कि जो बीडीएनए होता है, ठीक है, जो बीडीएनए होता है वो होता है रफली 10 से 10.5 न्यूक्लियोटाइड्स पर। ए भी होता है अराउंड 10.5 से 10.5 से 11 के बीच में। और जेड जो होता है वो होता है अराउंड 12 के आसपास, 12 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो जो ज्यादा लेंथ आती है, ठीक है, तो ये बी सबसे छोटा होता है क्योंकि एक टर्न पे कमी है ना। ठीक है, तो लाइकवाइज, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस अगर अपन देखेंगे तो वो ए बी ए जेड के साथ में बढ़ता चला जाता है। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा, ए बी और सी, सिंपल। ठीक है, तो अगर लेंथ में देखें तो बी सबसे छोटी लेंथ का होता है, एंड देन ए होता है, देन जेड होता है। ठीक है, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी क्या होता है, किसके बारे में स्टडी होती है, तो बहुत सिंपल सी है। पैलेंटोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, आप किसके बारे में स्टडी करते हो, अबाउट दी फॉसिल। अब फॉसिल प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बर्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, रॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में सॉरी, फॉसिल एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म एंड रॉक तो नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है मैच दी कंपोनेंट्स ऑफ लैकोपेरॉन ऑफ ई कोलाई गिवन अंडर कॉलम 1 एंड 2। ठीक है, लेट मी शो यू कॉलम 1 एंड 2 बोथ, ताकि आप आसानी से इसको मैच कर पाओ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल है अब। यस, ठीक है, तो हम 1 एंड 2 कॉलम देखेंगे। तो आपको चूज द राइट कॉम्बिनेशन करना है। तो ये आपके कॉलम 1 और कॉलम 2 हो गए। ठीक है, ये हो गया आपके कॉलम 1 और कॉलम 2, ये रहा। अब आप मैच करो, स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन, ऑब्वियसली तो जो भी आपका ए है उसका 4 होना चाहिए, कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन। ऑपरेटर जीन बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, ऐसे ही होता है, रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, तो बी का 1 होना चाहिए। देन प्रमोटर जीन बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 4। एंड देन रेगुलेटरी जीन इंड्यूस लैक्टोज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मीडियम एंड कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, लाइकवाइज। तो अब आप देखो, ए का, डी का 2। ओके, तो ये हो गया आपका A4 B1 C5 D2, A4 B1 C5 D2। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, दिस इज अबाउट द लाइकोपेरॉन। तो आप साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, आपकी भी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी देखते जाओ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, वेरी इजी क्वेश्चन। द जीन यूज्ड फॉर डेवलपिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल आर। क्या यूज किया गया था इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाला जीन जो अपन ने किया था, तो क्या यूज किया गया था। ठीक है, डेवलपिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल। तो एक तो क्रायोजीन डेफिनेटली, ठीक है, इससे आपने बीटी कॉटन बनाया था।
इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको जरा भी याद होगा, तो जो क्रायोजीन था उससे हमने क्या बनाया था, आपका बीटी कॉटन बनाया था। ठीक है, तो वो बीटी कॉटन के अंदर तो आई गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का टूल, है ना। बारजीन नहीं यूज करते हैं। बारजीन जो होता है वो आपका मोस्टली यूज किया जाता है सीड को, मतलब सीड आगे जिसको बोलते हैं ना अपन, आगे नए सीड्स ना बना पाए, तो स्टेराइल करने के लिए। ओके, तो क्या करने के लिए, स्टेराइल करने के लिए, तो ऐसे उसको यूज करते हैं। तो क्राई इज अ राइट आंसर विच इज ए। देन काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। देन उसके बाद में क्या यूज किया गया था आपका, काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। तो जो काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर है आपका, काउपी मतलब हो गया आपका कौन सा पौधा, आपका काउपी चने वाला। ओके, काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो आप ये भी प्रोटेक्ट करता है, इंसेक्ट से बचाने का काम ये भी करता है, ठीक है, काउपी के अंदर। और सेम काम सोयाबीन का भी करता है, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन भी जो होते हैं ये इंसेक्ट से बचाने का काम करते हैं। तो ए, बी और सी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है। तो अगर हम ब्लॉटिंग की बात करें तो ब्लॉटिंग हम क्यों करते हैं, ब्लॉटिंग हम करते हैं टू टू चेक दी स्पेसिफिक, ठीक है, टारगेट या स्पेसिफिक डीएनए आरएनए प्रोटीन जो भी आप देखना चाहते हो, है ना। तो तीन तरह के ब्लॉटिंग होते हैं आपके, नदन ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, और होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके, सो दिस नदन इज फॉर आरएनए, सदर्न इज फॉर डीएनए एंड वेस्टर्न इज फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, प्रोटीन, प्रोटीन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स कैसे हुआ था, क्या होता है, एक कैसे एग्रीगेशन माइग्रेशन फॉर द इन्वेजन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कैसे होता है वो आपसे पूछा गया, कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा इवेंट बाद में होगा, ठीक है। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, एक लोकेशन से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना, ठीक है। फिर एग्रीगेशन मतलब होता है सबका एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, है ना। और इकेसिस का मतलब होता है इकोलॉजिकल प्रोग्रेशन होना ऑफ प्लांट या एनिमल स्पीशीज का, ताकि वो एक न्यू हैबिटेट में क्या कर पाए, ग्रो कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, माइग्रेशन होगा, फिर वो इकट्ठे होंगे, और फिर उसके बाद में वो क्या करेंगे, इकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन या प्रोग्रेशन करेंगे, ताकि आप क्या करो, आप वहां पे कॉलोनाइज हो पाए और ग्रो कर पाओ। तो इसका आएगा CBA, सॉरी सी, हाँ सॉरी CAB, ठीक है। तो माइग्रेशन एक अपने आप को अरेंज करेंगे और फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका CA और B। Which of the following is regarded as paleo-herb? Okay, paleo-herb. What do you mean by paleo-herb? तो paleo-herb क्या हो गया आपका, ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसके पास है मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो अर्ली क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन में आपका सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका पाइपरिल। तो पहली हर्ब हो गया ऐसा जिसके पास मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। देन नेक्स्ट है आपका complex responses to different type of DNA damage in both prokaryote and eukaryotic fall into two main categories. Okay, which combination is correct, आपको बताना है which combination is correct. Okay, damage removal by DNA glycosylase, damage reversal by DNA methyltransferase, damage bypass by DNA helicase, damage bypass by primase. तो ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए डैमेज में रिस्पॉन्सिबल है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी, ठीक है। तो मेजरली आपका ग्लाइकोसाइलेज और मिथाइल ट्रांसफरेज काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, A एंड B, ठीक है। प्राइमेज और हेलिकेज सरपास वाला काम नहीं होता। चलो, इन बैक्टीरिया विच लाइक द सेल न्यूक्लियस, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। अगर बैक्टीरिया के पास में न्यूक्लियस नहीं है तो सेल साइकिल कितने पीरियड्स में डिवाइड होगी, मतलब कितने हिस्सों में डिवाइड होगी,
ठीक है, मतलब बिना न्यूक्लियस का अगर होगा तो कितने उसमें बैक्टीरिया की सेल साइकिल डिवाइड होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। मतलब देखो ये पेपर करो, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे ना, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, आप बहुत ज्यादा ही तरीके से पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो इसका जो आंसर है, उसका आंसर है आपका बी, सी एंड डी। ठीक है, क्या आंसर है इसका? बी, सी एंड डी। तो बेसिकली क्या किया जाता है कि इंटरफेस जो होती है ना आपकी, इंटरफेस को एबीसीडी में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो जो इंटरफेस है जिसको अपन एबीसीडी में डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज एज पर फ्यू, क्या बोलेंगे अपन, हाँ देखो ये कैसा है, दिस इज एज पर फ्यू रेफरेंस, फ्यू बुक्स जो मुझे पता है या मुझे मिली है। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो जो बैक्टीरियल सेल साइकिल के फेजेस होता है या इंटरफेस जो होती है, वो आपकी एबीसीडी चार ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जो बी पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं बर्थ पीरियड। ठीक है, बी को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? बर्थ पीरियड बोलते हैं। सी को बोलते हैं अपन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे क्या बोलते हैं? सी को अपन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। ओके, और जो डी होता है ना, इसको बोलते हैं डिवीजन फेज। ओके, क्या बोलते हैं इसको अपन? डिवीजन फेज। तो जो पूरी सेल साइकिल है वो कितने में डिवाइड होगी? तीन में। और हमारे अंदर कैसे डिवाइड होती है वो? तो हमारे अंदर डिवाइड होती है इन फोर मेन फेजेस एज G1, एस G2 और M। ठीक है, और उसी को हम एबीसीडी कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो बीसीडी फेज बोलेंगे, बर्थ, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन और डिवीजन। और न्यूक्लियस है तो हम G1, एस G2, M बोलेंगे। ठीक है, now the question is viral DNA cannot be attacked by DNA digesting enzyme। क्वेश्चन है आपका, वायरल डीएनए कैन नॉट बी अटैक्ड बाय डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके, एंड योर रीजनिंग इज मोर अनयूजुअल बेसिस आर प्रेजेंट इन वायरल डीएनए। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली वायरल डीएनए डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से अटैक नहीं हो पाता, तभी तो वो तभी तो हमारे अंदर इतना रेप्लिकेट कर पाता है। ठीक है, और जो रीजन है कि इट हैज अनयूजुअल बेसिस वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, तो ये ज्यादा ट्रू है, पर ये इसका राइट आंसर नहीं है। और डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं कुछ कुछ, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम सुना होगा एक्चुअली, जो डिस्कवरी ऐसे हुआ था कि बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए वायरस के डीएनए को कट करता था। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि कैन नॉट, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो, तो इसलिए ए हो गया आपका फॉल्स और बी इज अ राइट आंसर, तो ये हो गया आपका ट्रू। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। The challenge faced by amino acid tRNA synthetase in selecting the correct amino acid is more daunting than its recognition of the appropriate tRNA. In case of amino acid with similar structure like valine and isoleucine, this challenge is made by the enzyme possible through its, ठीक है, कैसे पॉसिबल होता है? अगर दोनों सेम सेम हो गए तो कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, तो एक तो होता है बाय इट्स कैटालिटिक पॉकेट। ठीक है, एक तो होता है बाय इट्स कैटालिटिक पॉकेट और एक होता है बाय एडिटिंग पॉकेट। ठीक है, ये दो पॉकेट होती हैं जो अश्योर करती हैं कि जो टीआरएनए है उसमें बिल्कुल माइन्यूट से भी वो डिफरेंशिएट कर पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इन टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? तो दो डायमेंशन का मतलब होता है आप प्रोटीन को एक ही जेल पे दो बार सेपरेट करोगे, दो प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे पहले प्रोटीन को सेपरेट कर लिया जाता है। ओके, फिर इसी को 90 डिग्री घुमाते हैं और घुमाने के बाद में सेकंड जो होता है उसको मास के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें और भी ऐड हो सकती है। तो बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब क्या हो गया आपका?
चार्ज, है ना, चार्ज के बेसिस पे और मास के बेसिस पे, चार्ज एंड मास ऑफ द प्रोटीन, ये 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। Then assume two conditions of crossing over present and absent in different cell during cell division. In different cells, the two allele of gene will be segregated during, ठीक है, कब सेग्रीगेट होता है? तो बेसिकली आप ये याद रखना कि जब भी आपको अलील सेग्रीगेशन की बात करें तो हमेशा एनाफेज आएगी, ठीक है। तो एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 में जीन का सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी डी इज सी। डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम कौन सी टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। इसका आंसर क्या पढ़ा हमने? सदर्न प्लॉटिंग, कि सदर्न प्लॉटिंग से डीएनए फ्रैगमेंट को करते हैं। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व, अभी वापस से देखिए क्वेश्चन कितने रिपीटेड फॉर्म में है। तो एसडीएस पेज का एक डायमेंशन जो होगा, ठीक है, एंड आईवीएफ इन सेकंड डायमेंशन, नहीं आईवीएफ होता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को करता है। तो पहला आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग होता है और सेकंड आपका एसडीएस पेज होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इन फर्स्ट डायमेंशन एंड एसडीएस पेज इन सेकंड डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज मैं पहले बता देती हूँ, आपको टेबल 1 से टेबल 2 को मैच करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान देंगे तो जो सीडी के पाथवे है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, एपोप्टोसिस, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऑब्वियसली कहाँ काम करेगा? आपका रेप्लिकेशन में काम करेगा, सी का 1। एपोप्टोसिस में क्या होगा? डीएनए फ्रेगमेंटेशन डिग्रेडेशन हो जाएगा, 3, ठीक है। तो बी का 3 और ए का 2, तो A2 B3 एंड C1, तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए स्टमक क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका A का 2, B का 3 और C का 1, ठीक है। चलो, मैच द फॉलोइंग इन ह्यूमन जेनेटिक्स, बहुत सिंपल से सिंड्रोम है। नाउ ट्राइसोमी ऑफ 21 एंड ट्राइसोमी ऑफ 18, सो व्हाट इज द आंसर? आपको ऑब्वियसली अच्छे से पता है, ठीक है। ट्राइसोमी ऑफ 21 इज द डाउन सिंड्रोम, 18 is Edward syndrome, and deletion of the some part, ठीक है, is retinoblastoma, ठीक है, is retinoblastoma, और 5 is cryogenic, सिंपल, ठीक है। तो हो जाएगा A2 B1 C3 एंड दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल फिशेस इवॉल्व सक्सेसफुली ड्यूरिंग, कौन सी पीरियड में आई थी? तो डिवोनियन, आप प्लीज इसको याद कर लेना, डिवोनियन पीरियड में आई थी। द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, इस सबसे पहले प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है सेल का? सेल किस चीज से बना हुआ है ना, मेजर जो चीज है सेल के अंदर वो क्या है आपका? वाटर। नॉर्मली द ट्रांसजीन आर इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर जीनोम, but the higher expression of transient chloroplast transformation can be done. The chloroplast has multiple copies of circular DNA. Select the correct answer. ठीक है, आपको वही assertion reasoning type हो गया, बहुत correct. तो generally normally the transgene are introduced in a nuclear genome, but for higher expression of transgene, chloroplast transformation can be done. ठीक है, ये possible है कि किया जा सकता है। फिर chloroplast has multiple copies, क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि chloroplast के पास multiple copies होती है ना। न्यूक्लियस तो एक ही होगा और एक ही जीन जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट तो मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो इसीलिए कई बार उसमें भी इंसर्ट किया जाता है। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। साइक्लिन्स आर द कैटालिटिक सबयूनिट, व्हाइल सीडीके आर द रेगुलेटरी सबयूनिट of a heterodimer, overall regulating the cell cycle. When activated by a bound cyclin, CDK perform a common biochemical reaction called phosphorylation, ठीक है। पूछ रहा है कि ए एंड बी, तो ओके, तो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो साइक्लिन होता है ना वो रेगुलेटरी कंपोनेंट होता है, और जो सीडीके होता है ना वो एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कैटालिटिक एंजाइम, मतलब ये कौन सी हो गई आपकी? कैटालिटिक, है ना। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, काइनेज ही करेगा कैटालिटिक एक्टिविटी। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। और अगर ए इज इनकरेक्ट तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, सी या डी, है ना। अब अपन आते हैं व्हेन एक्टिवेटेड बाय बाउंड साइक्लिन, तो जो सीडीके है ना, सीडीके उसको काम करने के लिए साइक्लिन चाहिए ही चाहिए, अकेला काम नहीं कर सकता, ठीक है, साइक्लिन, और ना ही साइक्लिन अकेला काम कर सकता, दोनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। तो वो एक कॉमन बायोकेमिकल प्रोसेस करेंगे, फॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि के इज काइनेज
और काइनेस का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन करना। तो क्या हो गया आपका, ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। ठीक है, फॉलोइंग आर द फ्यू केमिकल रिएक्शंस, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट टू एएमपी प्लस बी। ठीक है, adenosine triphosphate to ADP and P, phosphoryl pyruvate to pyruvate. Arrange this reaction as per increasing order of their delta G. ठीक है, इनको अरेंज करना है एज पर दी इंक्रीजिंग, जिसमें उनका डेल्टा जी बढ़े। ओके, जो रिएक्शन आपकी मोर फेवरेबल से लेस फेवरेबल टाइप वाली सिचुएशन हो जाएगी, है ना। तो इसका एबीसी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे कम डेल्टा जी इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Increase in melanized moth after industrialization in Great Britain is proof of natural selection. Melanized moth मतलब कि moth जो आपके ब्लैक कलर के हो गए थे ना, ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल बहुत सारा हो गया था, तो वो नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो ऐसा बोल रहे हैं क्या। तो हाँ, हमने तो पढ़ा था। ठीक है, फिर when more individuals of a population acquire a mean character value, it is called disruption। ये गलत है। अगर ज्यादा से ज्यादा बीच की तरफ आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं स्टेबिलाईजेशन। ओके, डिसरप्शन के अंदर ना दो ग्राफ हो जाते हैं, तो दो मीन वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए बी तो गलत है आपका, मतलब ए सही है, बी गलत है। ओके, तो जहां जहां बी है वो तो हटा ही दो, बी तो हटा ही दो, और आपके दो स्टेटमेंट बचे। ए तो सही है आपका, तो ऑब्वियसली डी अलोन भी करेक्ट नहीं होगा, तो या तो एडी होगा या एसी होगा। ठीक है, now a change in allelic frequency in a population will lead to Hardy-Wimber equilibrium। ठीक है, फिर पूछा है जेनेटिक, अच्छा इसमें बोला कि अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसा तो हार्डी विम्बर ने नहीं बोला था। उसने बोला था कि आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस द एग्जिस्टिंग जीन और एलिल फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर। ये सही बात है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा मतलब यहाँ से वहां मूव कर जाएगी पॉपुलेशन, तो एग्जिस्टिंग का चेंज हो जाएगा। तो ए एंड डी, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट है, इन ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस इफ द टू जीन आर लिंक्ड देन। ठीक है, अगर आपने टेट्राड एनालिसिस करी, टेट्राड एनालिसिस में हम लोग क्या काम करते हैं, तो जो आपके जीन होते हैं ऐसे, ठीक है, वो टेट्राड बनाते हैं। ओके, तो जब भी आप टेट्राड एनालिसिस करते हो तो वन सेकेंड, यस, तो उसमें क्या होता है ये अपन बात करते हैं। इसे पूछा है द पेरेंटल डायटाइप will be more than non-parental diatype. The parental diatype will be equal to non-parental diatype. The parental diatype is diatype tetratype and non-parental diatype will be equal. तो देखो सिंपल सी चीज है, टेट्रा एनालिसिस किसमें की जाती है, तो सबसे पहले बता देती हूँ मैं, फंगस में करते हैं। ठीक है, आपने पक्का सुनी होगी न्यूरोस्पोरा क्रासा के अंदर करा जाता है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा में करा जाता है ये। ओके, और इसमें क्या होता है आपका कि मियोसिस के बाद में जो 4 आपके स्पोर्स है या 8 स्पोर जो भी है ना, वो एक लीनियर ऑर्डर में आप क्या करते हो, अरेंज कर देते हो। और फिर देखते हैं हम लोग कि हाउ एग्जैक्टली द क्रोमोसोम सेग्रीगेट कैसे हो गए, है ना, बेसिकली ये चेक किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है आपका, तो उसके अंदर ना आपका जो पेरेंटल डाइटाइप है वो नॉन पेरेंटल से ज्यादा होता है। ठीक है, पेरेंटल नॉन पेरेंटल से ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज FLP is a good technique for DNA fingerprinting। ठीक है, AFLP is a good technique for DNA fingerprinting। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, in a single run on a denaturing page of nearly 50 centimeter, it will be generate 1 to 2 bands। ठीक है, अगर आपने सिंगल रन करा डीनेचुरिंग पेज जेल में और 50 सेंटीमीटर का, तो मतलब बहुत बड़ा जेल है, तो वो सिर्फ एक या दो ही बैंड जनरेट करेगा, ऐसा आप बोल नहीं सकते। ये डिपेंड करेगा आपके सैंपल में कितने वो हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है, बी तो गलत ही है, और अगर बी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो दिस और दिस वुड बी दी आंसर। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या ए करेक्ट है क्या, है ना। तो AFLP जो होता है ना, AFLP का फुल फॉर्म सुशीलपन बताता है क्या होता है। तो AFLP द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। और यस, इट इज आल्सो गुड टेक्निक फॉर फिंगरप्रिंटिंग।
So answer is A is A is correct and B is incorrect. In a shotgun DNA sequencing approach, um, the relative position of clone fragment is known. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका even in complex hierarchy eukaryote the assembly of such sequences fragment is very less. नहीं, ये ऐसा नहीं होता। शॉटगन डीएनए सीक्वेंसिंग अप्रोच में क्लोन फ्रेगमेंट की लोकेशन आपको जनरली पता नहीं होती। हम शॉटगन कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारा डीएनए, ठीक है, जब बहुत सारा डीएनए तो शॉटगन किया जाता है। ये सीक्वेंसिंग का तरीका होता है। और अगर कॉम्प्लेक्स हायर यूकेरियोट है तो असेंबली बहुत इजी होगी, तो बहुत ही गलत है भाई। कैसे असेंबली आसान होगी? असेंबली मुश्किल होगी ना, कॉम्प्लेक्स हायर है तो इसलिए ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, इन पाइनस द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द एम्ब्रियो इज ट्रिप्लॉइड। कितनी सिंपल सी चीज बता दी है तो आपकी। ठीक है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड बोल दिया उन्होंने कि ट्रिप्लॉइड होता है। चलो अब आगे की बात सुनते हैं, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं वो। द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय द फ्यूजन बिटवीन वन मेल न्यूक्लियस एंड वन एंटीपोडल। ठीक है, तो पहली चीज तो कि जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो ऑब्वियसली एक मेल न्यूक्लियस के बीच में होता है, पर एक एंटीपोडल के बीच में नहीं होता, वो एक सेंट्रल न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो बी जो है वो इनकरेक्ट है, बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं पाइनस की बात करूं, ठीक है, तो जो पाइनस होता है ना, पाइनस वो होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। और ये जो ट्रिपल एम्ब्रियो इस ट्रिप्लॉइड जो होता है ना, ये गलत है। ठीक है, मतलब न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑब्वियसली ट्रिप्लॉइड होता है, बट वो एंजियोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर वो डिप्लॉइड ही होता है। ठीक है, सॉरी, और हैप्लॉइड ही होता है। जिम्नोस्पर्म में वो कैसा होता है? जनरली हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में वो कैसा होता है? आपका ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत, तो बोथ एंड बी आर इनकरेक्ट। तो रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोस गिवन। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, आपको वापस से रीड करना है स्टेटमेंट 1 एंड 2, फिर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही होगा, है ना। ठीक है, तो हम आगे की बात करते हैं। अमीनो एसिड्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग पॉलीमेरिक पेप्टाइड चेन। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर डायपोलर ज्विटर आयन। ओके, तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स बना सकते हैं और ये डायपोलर होते हैं। डायपोलर मतलब कि जो भी अमीनो एसिड है उसके एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल होता है, सही बात है ना। तो इसका क्या हुआ? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड 2 is the correct explanation of A. Okay, the given figure show the three velocity substrate concentration curve on an enzyme reaction. What do the curve x, y and z depicts? ठीक है, आपको x, y and z बताना है कि वो क्या बता रहे हैं, है ना। अब आप देखोगे तो तीनों का ओरिजिन पॉइंट सेम है। ओके, तीनों की मोर और लेस, अगर मैं दो की बात करूं, है ना, तो दो कर्व की मोर और लेस वेलोसिटी इज सेम। मतलब x और y की वेलोसिटी क्या हो गई? आपकी सेम हो गई, सेम हो गई ना। x और y की वेलोसिटी क्या हो गई? आपकी सेम हो गई, जबकि z की वेलोसिटी कम है। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे x और y की वेलोसिटी सही है, दोनों की बराबर वेलोसिटी आ रही है ना। और यहाँ पे क्या आ रही है? z की अलग आ रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन क्या होगा। तो x इज अ नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन, y is a competitive inhibitor and z is a non-competitive inhibitor. Okay, do remember one thing कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना, तो ये एलोस्टेरिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी एलोस्टेरिक होगा ना तो आपको सिर्फ सिग्मोइड कर्व आएगा। एलोस्टेरिक हमेशा सिग्मोइड कर्व देते हैं, तो ये एक नॉर्मल है। तो x इज अ नॉर्मल, तो डेफिनेटली b भी कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा। x इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, फिर अब आया उसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। तो जब भी कॉम्पिटिटिव की बात करोगे तो Vmax कांस्टेंट हो जाता है, Vmax कांस्टेंट हो जाएगा, और Km वेरी करता है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों को लैंड करोगे ना तो दोनों का Km जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, एक का Km यहाँ पे आएगा, एक का Km यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो Z वाला क्या हो गया आपका? नॉन कॉम्पिटिटिव। ओके, चलिए, क्योंकि Vmax डिक्रीज हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट इज आपका 82 83। टेबल 1 टू टेबल 2 आपको मैच करना है। राइनिया राइनिया मेड्यूलोसा विलियमसोनिया। ठीक है,
ये कौन कौन से एरा से आपके आए हैं, ठीक है, जुरासिक डिवोनियन कौन कौन से उससे आपके आ रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर है डी। तो ए का 2 एंड देन बी का 3 एंड देन विलियमसोनिया इज जुरासिक पीरियड। ओके। Food web, based on the concept who eat whom, emphasize the feeding relationship, are called functional food web, connectedness web, energy flow food web, and source web. ठीक है, कौन किसको खाएगा, अगर ये रिलेशनशिप अपन बता रहे हैं तो ये किस तरीके का फूड वेब हुआ, ठीक है, तो ये होगा कनेक्टेडनेस फूड वेब, ठीक है, कनेक्टेडनेस फूड वेब। In contrast with plant cell, the most distinguished feature of cell division in animal cell is, अगर प्लांट से हमें कंपेयर करें तो हमें क्या डिफरेंस है, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट, यूबिक्विटिन डिपेंडेंट पाथवे फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट हमारा और प्लांट का कैसा होता है आपका, तो अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। पर यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटीन डिग्रेडेशन वाला पाथवे जो है वो मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर नहीं है सेल डिवीजन का। ओके, इसलिए बी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज यू हैव टू मैच दी कॉलम, सिंपल। लिग्यूल फिलिकोप्सिडा, then Amphigastria gymnosperm, Indusium lycopsida, Integument Hepaticopsida, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टेबल ए में आपको डिटेल्स दी गई वो आपको टेबल 2 से मैच करनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपका, तो ए का 3 लिग्यूल कहाँ मिलेगा आपको, लाइकोप्सिडा में मिलेगा, ठीक है। एम्फीगेस्ट्रिया कहाँ मिलेगा आपको, तो हिप्टिकोप्सिडा में मिलेगा, ठीक है। और इंड्यूजियम कहाँ मिलेगा आपको, तो फिलिकोप्सिडा में, और इंटेगुमेंट कहाँ मिलेगा आपको, तो जिम्नोस्पर्म्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एज, भाई कौन सा साइंस है, ह्यूमन रेस तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो वो जो ये सब बताता है ना, वो कौन सा होता है, तो वो होता है यूजेनिक्स। तो वो साइंस जो बताता है कि ह्यूमन रेस कैसे इंप्रूव हुआ, वो किस में आ जाएगा आपका, यूजेनिक्स। और अगर आप फैमिली लीनिएज या एंसेस्टर की स्टडी करें, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका जीनियोलॉजी में, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, जीनियोलॉजी। इट इज समथिंग लाइक अ पेडिग्री चार्ट, ठीक है, जनरली पेडिग्री चार्ट जैसा अगर हम देखें तो जीनियोलॉजी के अंदर। और अगर अपन यूफिनिक्स की बात करें, ठीक है, तो जो यूफिनिक्स होता है आपका, यूजेनिक्स तो हो गया, ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर आप फिनोटाइप इंप्रूवमेंट पे काम करें विदाउट चेंजिंग द जीनोटाइप, किस पे काम करें आप, फिनोटाइप इंप्रूवमेंट पे, जैसे आप क्रीम लगाते हो अपने आप को गोरा करने के लिए विदाउट चेंजिंग योर जीनोटाइप, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यूफेनिक्स, ठीक है। और बचा आपका यूथेनिक्स। तो अगर मैं यूथेनिक्स की बात करूं, ठीक है, तो यूथेनिक्स के अंदर अपन क्या स्टडी करते हैं, फिनोटाइप इंप्रूवमेंट, इसमें भी फिनोटाइप इंप्रूवमेंट बाय इंप्रूविंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, बाय इंप्रूविंग इन्वायरमेंट, ठीक है, बाय इंप्रूविंग इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर आप करें, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सब बढ़िया कर देंगे तो यूथेनिक्स, ठीक है। और अगर अपनी सिर्फ स्किन का ध्यान दें, जीनोटाइप ऐसा कैसा रहे, तो यू यू क्या हो गया आपका, फेनिक्स। और यूजेनिक्स में तो हो गया बेसिकली। चलो 88, मैलिग्नेंट ट्यूमर डिराइव फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से जो आता है उसको बोलते हैं सारकोमा, ठीक है, सारकोमा। जो लिम्फोसाइट या ब्लड से आता है उसको बोलते हैं लिम्फोमा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, लिम्फोमा, ठीक है। और फिर बचा आपका ब्लास्टोमा। तो जो ब्लास्टोमा होता है ना,
और कार्सिनोमा, दो कैंसर बचा आपके, सार्कोमा और ये सब। तो ब्लास्टोमा जो होता है आपका, वो कहाँ से आता है? वो आता है एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक सेल से। ठीक है, वो कहाँ से आएगा आपका? एम्ब्रियोनिक सेल से। तो हो गया ब्लास्टोमा। और बचा आपका कार्सिनोमा। ठीक है, जो कार्सिनोमा होता है ना, वो कहाँ से आता है? वो आता है इपिथेलियल सेल से। ओके, ये कहाँ से आएगा आपका? इपिथेलियल सेल से आएगा। ये कहाँ से आएगा आपका? कनेक्टिव टिश्यू से आएगा। ब्लास्टोमा वहां से आएगा, लिम्फोमा ब्लड और डब्ल्यूबीसी वगैरह से। चलो डीएनए आइसोलेशन की बात करनी है, तो ईडीटीए इज अ चिलेटिंग आयन, मतलब ए का 3। ठीक है, मैच दी कॉलम, अभी तो ए आ रहा है मेरा यहाँ पे। आपका भी देखते जाना साथ साथ में क्या क्या मैच करता जा रहा है। ठीक है, देखते जाओ। ए का 3 आधी टेबल्स पता है आपको, नीचे ऐसे देख के लग जाती है कि ए का 3, वो कॉमनली 3 तो आ ही रहा है। तो मेजर चेंजेस कहते हैं, डी का 2 भी मैच कर रहा है, तो अपन चेक कर लेते हैं ना। डी का 2 क्या है? रिमूव ऑफ प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सैंपल, ये आ रहा है। एसडीएस फिनॉल, फिनॉल क्या काम कर रहा है? केटाइनिक डिटर्जेंट, सेपरेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, है ना। तो ए का 3 एंड देन बी का आएगा 2। प्रोटीन सैंपल कौन निकालता है आपका? फिनॉल निकालता है। फिर एसडीएस क्या है? डिटर्जेंट टू रिमूव। और सी टेप क्या होता है आपका? ये वाला। ओके चलो, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इकोलॉजिकल डोमेन्स आर द स्पीशीज दैट हैव अ मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, उससे पूछा इकोलॉजिकल डोमेन्स क्या होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ये है, अ स्पीशीज दैट हैव अ मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। ओके, द स्पीशीज दैट लिव इन कम्युनिटी, सही बोला। द स्पीशीज दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल अदर स्पीशीज, सही बोला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, अरेंज इन द ऑर्डर द फॉलोइंग इवेंट, तो ओके गुड, अच्छी बात है। अगर आप में से कोई समझ रहा है इसको तो, है ना। चलो, अरेंज इन ऑर्डर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ अर्थ हिस्ट्री। अर्थ हिस्ट्री की इवेंट को आपको क्या करना है? अरेंज करना है इन द जियोलॉजिकल पास्ट, थ्रू टाइम, सर थ्रू टाइम इन द जियोलॉजिकल पास्ट। अरेंज करना है प्रॉपरली कि कैसे क्या हुआ होगा, किसके बाद क्या हुआ होगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ है ब्रेकिंग अप ऑफ पंजिए। ठीक है, पैंगप, पैंग्या, पैंगप। ठीक है, तो ब्रेकिंग अप ऑफ दिस, देन हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ टिथिस बेसिन। ठीक है, देन हुआ है आपका ओपनिंग अप ऑफ नॉर्थ अटलांटिक बेसिन। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? ई ए सी, ई ए सी। फिर हुआ है आपका बी और डी। तो बी हुआ पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द इक्वेटर एंड देन राइज ऑफ हिमालय, इज राइट आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बायलैटरल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फॉर्म। तो आपको बस इतना याद करना है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या था? होलोब्लास्टिक था कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट भाई, एक कंप्लीट होकर दो हिस्से में टूट जाएगा। ठीक है, जबकि मीरोब्लास्टिक क्या था? एक दो में नहीं टूटेगा, इसमें कोई हिस्सा होगा जो जरा जरा सा टूटता रहेगा, पूरा सेल एज इट इज रहेगा। तो आप ये चीज जरूर याद रखना, ठीक है, कि जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है ना, वो मेजरली आपका मिलता है ये मुर्गी उर्गी के अंडे के, जो अंडे देते हैं ना जनरली बाहर की तरफ, उनमें मेजरली आपका मिल जाता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। हाँ, बट वो डिपेंड करता है। हाँ, और होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो कंप्लीट क्लीवेज होता है, जो कि आपका जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, थोड़ी सी जगह पे डिवीजन होगा, तो वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ही देगा। लाइकवाइज इसका आंसर अभी तो है मॉलस्क, क्योंकि वो बायलेटरल भी पूछा है आपको। तरीके भी होते हैं, रेडियल होता है, बायलेटरल होता है, सो ऑन सो। ठीक है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये बताना है आपको इन सब में से कौन सा ट्रू। वो बहुत सारे हैं, कितने स्टेटमेंट दे रहे हैं लोग। तो द प्रोसेस ऑफ न्यूरोजेनेसिस बिगिन बाय फ्लैटनिंग एंड थिकनिंग ऑफ न्यूरोएपिडर्मल सेल इन द वेंट्रल रीजन ऑफ गैस्ट्रूला। ठीक है, आपको ट्रू ट्रू बताते जाना है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तो इसको रखते हैं। लीवर डेवलप इन फॉर्म ऑफ अ होलो डायवेट्रिकुलम फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, तो ये ठीक लग रहा है अपने को। द एट्रियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एट्रियम इज एंडोडर्म, एंडोडर्म से एट्रियम डिराइव होता है। नहीं, 3 लेयर होती है ना आपकी, मीजो
एंडो एंड मीजो, एंडो एंड एक्रो कौन सी होती है? एक्सो। ठीक है, 3 टर्म होती है। तो एक्सो से क्या बनता है आपका? स्किन वगैरह बनता है। मीजो से मिडिल लेयर बनती है। ठीक है, तो एंडो से क्या बनता है आपका? तो अभी अपन ये देखते हैं। एंडो से इंटरनल सारे ऑर्गन बनते हैं। तो जो भी आपके लीवर के अंदर आपका, सॉरी लंग्स के अंदर ये होते हैं ना एल्वेलाई वगैरह, फिर लाइनिंग होती है, तो वो सब चीजें होती हैं। बाकी जो मेजर ऑर्गन्स, मेजरली जो ऑर्गन डेरिवेशन होता है वो मीजोडर्म की तरफ से ही होता है। ठीक है, तो एट्रियम जो है वो कहाँ से डिराइव होती है? आपकी मीजोडर्म से। मतलब आपका हार्ट वार्ट ऑर्गन ऑर्गन मेजरली मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। एंडोडर्म से लाइनिंग का काम करता है मेजर। तो सी तो गलत हो गया आपका। फिर डी बोला है आपका ब्लास्टोसील प्रिवेंट, ब्लास्टोसील प्रिवेंट द सेल beneath it to form interacting prematurely with the cells। अब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। ब्लास्टोसिल क्या है? ये कैविटी होती है ना, ऐसे बनती है ब्लास्टोला के टाइम पे। तो इसलिए बनती है कि ऊपर का सेल का, ऊपर के सेल नीचे के सेल से कनेक्शन टूट जाए। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो डी तो बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी 2 आंसर सही निकल रहे हैं अपने, डी और डी, बी और डी। और सी तो हमने गलत अरे कितना इजी भाई, अगर सी गलत कर दिया हमने तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए। तो बचा बी डी और एफ। देख ही रहते हैं। mesenchymal cell which form the blood vessel are called as angioblast। गलत है। the division of blastomere is independent and asynchronous। सही बात है। जैसे सही बात बोलूं मैं तो इस ये ऑप्शन तो है भी नहीं आपका। ये जो आपका ये वाला ऑप्शन है ना कि mesenchymal cell which form the blood vessels are called as angioblast। ये तो किसी में आ ही नहीं रहा है। तो आप तो आपको ई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सीधी सीधी बात बोलूं तो। वैसे स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू ही है आपका, है ना। बट अभी इसमें कहीं आ नहीं रहा है, तो फिर कॉम्बिनेशन में तो बीडीएफ ही हो रहा है। ठीक है, सॉरी। चलो, फोटो रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फोटो रेस्पिरेशन किस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? वो है C3 प्लांट का। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ मैड बॉक्स कंटेनिंग जीन इन प्लांट आर कॉल्ड। तो जितने भी मैड बॉक्स जीन होते हैं ना, ठीक है, जितने भी मैड बॉक्स जीन होते हैं, आप याद रखना मेजरली वो डेवलपमेंटल के आसपास जीन आते हैं, है ना, मैड बॉक्स वाले। जो ना किसी चीज के फंक्शन को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। फंक्शन को क्या करते हैं? वो आपके डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो ये आते हैं फ्लोरल और डेवलपमेंट ऑफ रूट सीड एंड फ्लावर। तो डिसाइड किया जाता है ना कि ये फ्लावर बनेगा, डिसाइड किया जाता है ना कि रूट सीड और फ्लावर बनेगा। लाइकवाइज तो ये कहाँ आते हैं जनरली? आपके ए और बी। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, चलो नेक्स्ट के बाद आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज द फ्यू मोर लास्ट। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए स्पाइरल, separation of two strand and arrangement of 4 deoxyribonucleoside triphosphate on the side of each strand and polymerization of this newly arranged deoxyribonucleoside to form new DNA strand at the side of each template strand occur। This method is known as। बोले कि ड्यूरिंग द एप्लीकेशन क्या होगा? अनकॉइलिंग होगी। चलो, तो ये जो डीएनए आपका कॉइल था वो क्या हो जाएगा? आपका अनकॉइल हो जाएगा, है ना, ऐसा उनका बोलना है। एंड अरेंजमेंट ऑफ 4 डाइडिऑक्सी मतलब डीएनटीपीज ऑन द साइड ऑफ ईच स्ट्रैंड। ठीक है, हर स्ट्रैंड के साइड में 4 डीएनटीपी अरेंज हो जाएंगे। एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूली अरेंज, है ना। अब यहां से अगर पॉलीमराइजेशन हो, ये जो आपने न्यूली अरेंज करे, अगर इसका क्या हो यहाँ पे? पॉलीमराइजेशन हो। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज क्या होगा? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पैरेटिव। कितनी सिंपल तो आपसे बात पूछी गई है भाई। डायग्राम से मैंने समझा भी दिया कैसी प्रोसेस होगी। सेमी कंजर्वेटिव, एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड क्या हो गया आपका? न्यू स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होगी? सेमी कंजर्वेटिव। Swine flu is caused due to H1N1। ओके, तो आप बोलेंगे बाकी क्या है? तो बाकी जो होते हैं वो किसी बर्ड के अंदर या मंकी के अंदर ये ऐसे करके बीमारियां करते हैं। ठीक है, the exogenous agent that cause developmental anomalies are known as। जो डेवलपमेंटल में दिक्कत करें उनको बोलते हैं टेराटोजेंस। ठीक है, ऐसे एजेंट जो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करें वो होते हैं टेराटोजेंस। ठीक है, इट्स लाइक अ म्यूटाजन
बट म्यूटाजन नॉर्मल एडल्ट कंडीशन में, अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रॉब्लम करने लग जाए तो उसको टेराटोजन बोलते हैं। एडमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन टू अडल्ट मेल रैट result in decrease testosterone production, decrease luteinizing hormone and testosterone, increase estrogen secretion and none of the above. Actually जो एस्ट्रोजन होता है ना वो सप्रेस करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को भी। इसका आंसर क्या आएगा आपका? डी। लास्ट, वेरी लास्ट, वेरी लास्ट, oh it is a very beautiful question and the last one which is the RFLP pattern observed for two pure parental line P1 and P2 and their F1 progeny is represented below. Further, the P1 plant had red flower while the P2 had white flower. The F1 progeny was back crossed to P2. ठीक है, F1 का P2 से फिर से क्रॉस करा दिया है ना। ठीक है, फिर क्या हो गया? And had white flower. The F1 progeny was back crossed to P2. The result showing the number of progeny with red and white flower. And their RFLP pattern is also represented below. RFLP भी बता दिया। तो कौन सी कंडीशन इसमें से सही होगी? ठीक है ना। तो बोलते हैं DNA marker and the gene for the flower color are 10 centimeter apart. ओके, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकालते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो सबसे ज्यादा मिलता है ना बहुत सिंपल सी चीज है, उसको बोलते हैं पेरेंटल टाइप। जो कम मिलता है ना उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो क्या फॉर्मूला होता है इसमें होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है कि टोटल रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 5 और 5 10 है ना, तो मैंने कहते हैं 10। टोटल प्रोजेनी कितनी हो गई इन सबको मिला के? 100 और मल्टीप्लाई किससे करा आपने? 100 से। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली तो इससे कैंसिल, तो बचा 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो द डीएनए मार्कर इन द जीन ऑफ द फ्लावर कलर मार्कर और द जीन ऑफ द फ्लावर कलर आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट इज अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है, 5 सेंटीमीटर अपार्ट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भाई हो ही नहीं रहे, मार्कर फिनोटाइप अलग अलग नहीं जा रहे ना, क्योंकि अगर अलग अलग अगर वो जाते तो फिर दोनों नहीं दिखते, या तो सिर्फ रेड मतलब रेड के साथ में दूसरा रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं दिखता। फिर मार्कर ने जीन ऑफ द कलर गलत है, तो क्या आंसर हो गया आपका? बस ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन आंसर यहीं पे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके आंसर दे दूंगी, है ना। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके अलावा और किसी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस कि एम्स का जो साइंटिफिक ऑफिसर का साइंटिस्ट पोजीशन का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। इतना ध्यान में रखना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छे से सर्कल्स को फिल करना। एंड यस, आखिरी मोमेंट है, आप कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने मत बैठना, बस बेसिक बेसिक जो आपको पता है वो इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना। दैट इज ऑल द वेरी बेस्ट।